गुड मॉर्निंग क्लास। टुडेज़ टॉपिक इज़ जो हम पहले से पढ़ रहे थे, क्लासिफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट। मीन्स मैनेजमेंट का अलग अलग लेवल में क्या क्या कंडीशन था। जैसे पहले के क्लासेस में हम क्या पढ़े थे कि प्रॉपर पहला स्टेप क्या था, जब हम प्रॉपर मैनेजमेंट वर्ड यूज़ नहीं करते थे लेकिन तब भी वो हमारे काम आता था। चाहे आप कहीं किसी भी चीज़ में देखते, किसी भी काम में देखें, आपके डेली उसमें देखें तो आपको मैनेजमेंट दिखता था। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप में मैनेजमेंट वर्ड यूज़ होने लगा और इसे लाने वाले कौन थे? टेलर और फेयोल। ठीक है, इनका भी हमने क्या क्या प्रिंसिपल थे सारी चीज़ों के बारे में एनालिसिस कर लिया। अब है उसी में आगे फिर से मैं एक बार आपको रिपीट कर देती हूँ। टेलर और फेयोल का कंपैरेटिव स्टडी मीन्स दोनों में क्या कंपैरिजन था। दोनों में जनरली सिमिलैरिटीज़ भी थी और डिसिमिलैरिटीज़ भी थी। सिमिलैरिटी ये थी कि दोनों ने मैनेजमेंट को सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट जैसा वर्ड है और उसे हम अपनी डेली लाइफ में जिस तरह से यूज़ करते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या मिलता है? रिज़ल्ट मिलता है। मीन्स हमारे पास रिसोर्सेस हैं, लिमिटेड हैं, हम कैसे उसका यूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमको क्या मिलेगा? प्रॉपर वे पे रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ों पे फेयोल ने भी फोकस किया और टेलर ने भी फोकस किया कि रिसोर्सेस लिमिटेड है, उसका जितने अच्छे से आप यूज़ करोगे आपका कॉस्ट उतना रिड्यूस होगा और प्रॉफिट उतना इंक्रीज़ होगा। अब दोनों में डिसिमिलैरिटी क्या थी? तो जो टेलर हैं वो किस को सपोर्ट करते थे? साइंटिफिक मैनेजमेंट को। और टेलर किसको? एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट को। जो टेलर थे उनका मेन फोकस था जो वर्कर हैं उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करना। ठीक है, इसके लिए उन्होंने टाइम से रिलेटेड, मोशन से रिलेटेड अलग अलग टॉपिक पे सारी चीज़ें क्लियर की थी। लेकिन जो फेयोल है, फेयोल ने किस पे फोकस किया कि सिर्फ वर्कर्स पे सारा लोड मैनेजमेंट का नहीं डालना है। मैनेजमेंट शुरू से ऊपर से जो हाई लेवल के लोग हैं वहाँ से शुरू होकर वर्कर्स तक के लिए कंपलसरी है। प्रॉपर कम्युनिकेशन क्या है, प्लानिंग क्या है, कंट्रोलिंग क्या है, ये सारी चीज़ों को डिटेल में समझाया किसने? फेयोल ने। तो ये दोनों में क्या है? डिफरेंस है। लेकिन फिर भी दोनों के प्रिंसिपल कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं और ये हमारे डेली यूज़ में काम आते हैं। मीन्स हमारा जो काम है उसके अकॉर्डिंग अगर हम इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करें तो हमें प्रॉपर क्या मिलेगा? रिज़ल्ट मिलेगा। इसलिए भले ही सिमिलैरिटी हो, डिसिमिलैरिटी हो, लेकिन ये हमारे लिए क्या है? बहुत ही ज़रूरी है। अब इसमें आगे दिया है क्या क्या क्रिटिसिज्म थे जो सेकेंड स्टेज था उसमें। इसके लिए सबसे पहला जो क्रिटिसिज्म आया था वो अनसाइंटिफिक बेसिस मीन्स इसमें जो भी एनालिसिस किए गए हैं उसको साइंटिफिक वे पे किया गया है ऐसा नहीं मानते हैं। दूसरा, जो भी कंडीशंस हैं उसको क्या मान रहे हैं कि जनरल है और इसमें कुछ क्लियर बातें नहीं किया गया। जो नॉर्मल कंडीशन में होता है रोज़ का रोज़ उसी के बारे में ही बता दिया गया है, कुछ स्पेशल क्लियरेंस नहीं दिया गया है। फिर नेक्स्ट है ये मान के चलना कि सारी चीज़ें कैसी हैं? स्टैटिक व्यू मीन्स ऑर्गेनाइजेशन टोटली स्टेबल है। स्टेबल वाली कंडीशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही नहीं होती, तो यहाँ पे इस चीज़ को भी गलत माना गया है। फिर क्लोज्ड सिस्टम, क्या जो भी इन्होंने प्रिंसिपल्स बनाए हैं उसमें जो उनका सिस्टम है मीन्स जो भी फैक्ट्री है, ऑर्गेनाइजेशन, उसको टोटली क्या माना है? क्लोज्ड माना है। क्लोज्ड माना है मीन्स जो अंदर का है वो सारी चीज़ें हमारी कंट्रोल पे है और इसमें बाहर का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, जबकि ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। और जो मेन इसमें फोकस किया गया है वो है ह्यूमन बिहेवियर इग्नोर्ड मीन्स ह्यूमन बिहेवियर को ध्यान में नहीं रखा गया है। ठीक है, इसमें इंसान को भी क्या मान लिया गया है? मशीन मान लिया गया है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इंसान मशीन नहीं है और वो कंटिन्यू एक जैसा काम कर सके, एक जैसी एफिशिएंसी दे सके, ये पॉसिबल नहीं है। ये सारे क्रिटिसिज्म किस में दिए गए हैं? जो सेकंड स्टेज था उसमें मीन्स क्लासिकल सिस्टम में। अब हम अगला पढ़ेंगे थर्ड, नियो क्लासिकल मैनेजमेंट थॉट। इसमें
भी सेम जो टेलर और उनके प्रिंसिपल थे और उससे रिलेटेड क्रिटिसिज्म थे, उन्हीं को एनालिसिस करके जो एल्टन मेयो हैं उन्होंने एक थ्योरी क्रिएट की और उन्होंने फोकस किया ह्यूमन बिहेवियर पे। मीन्स वो दोनों के जो प्रिंसिपल हैं वो सही हैं, वो हम एक लेवल पे उसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो एल्टन मेयो हैं उन्होंने उसमें क्या डाला, जो ह्यूमन रिलेशन अप्रोचेस हैं उन पे भी फोकस किया, प्लस जो बिहेवियरल अप्रोच है उस पे भी फोकस किया। क्योंकि ह्यूमन जो रिसोर्सेस है वो कैसे होते हैं, प्रॉपर एक जैसा काम नहीं करते, एक जैसा रिज़ल्ट नहीं देते, क्योंकि वो मशीन नहीं है, वो कैसे हैं, जीते जागते इंसान हैं। फिर बिहेवियरल अप्रोच मीन्स जहाँ पे ह्यूमन आता है वहाँ पे क्या आता है, बिहेवियरल अप्रोच मीन्स सारी कंडीशन अलग अलग होती है हर एक इंसान के लिए, और कितना भी एक जैसा काम क्यों ना हो, कभी भी रिज़ल्ट हमको दो ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे सेम काम होता है एक जैसा रिज़ल्ट मिले पॉसिबल नहीं होता। तो इन सारी चीज़ों पे मेनली फोकस करने का काम किसने किया, मेयो ने किया। ठीक है, उन्होंने इसके लिए क्या बनाया, हॉर्थोन करके एक एक्सपेरिमेंट किया और इसके अकॉर्डिंग जो उनको रिज़ल्ट मिला उसके एनालिसिस के बेस पे उन्होंने इस पूरी थ्योरी को क्या किया, सपोर्ट किया। इसमें उन्होंने लोगों को समझाया कि जो वर्कर हैं वो कैसे काम करते हैं, उनको कैसे एनवायरनमेंट की ज़रूरत है, आप कैसे उनको मोटिवेट करोगे, कैसे उनसे कंटिन्यू काम करोगे, कैसे उनको सेटिस्फाई करोगे जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिले। अब यहाँ पे है कंट्रीब्यूशन ऑफ मेयो, मतलब मेयो ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया मैनेजमेंट के इस थ्योरी को क्रिएट करके। पहला जो उन्होंने सपोर्ट किया वो क्या है, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच को सपोर्ट किया। मीन्स ये बताया कि इंसान मशीन नहीं है और जब ये ग्रुप में काम करते हैं तो इनके लिए किस तरह से कंडीशन बनाए कि ये सारे लोग आपस में मिलकर अच्छे से काम कर सकें। फिर सेकंड है कंस्ट्रक्टिव लीडरशिप। कंस्ट्रक्टिव लीडरशिप मीन्स इनका लीड कैसे किया जाए, किस तरह से ज़्यादा इनको मोटिवेट किया जाए, प्लस जो आपके अंडर में काम कर रहे हैं उनको कैसे प्रॉपर सही गाइडेंस दे सकें। इन सारी चीज़ों से रिलेटेड उन्होंने सारी चीज़ों को समझाया। फिर उसके बाद नॉन इकोनॉमिक मोटिवेशन मीन्स इकोनॉमिक से रिलेटेड मोटिवेशन तो हमारा होता ही है कि हम वहाँ काम करने जा रहे हैं, हमको वहाँ पे कुछ ना कुछ अर्न होगा ही, लेकिन अगर वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं हो तो कितनी भी इकोनॉमिक कंडीशन वीक क्यों ना हो, हम ज़्यादा देर वहाँ पे चुपचाप नहीं रह सकते और वहाँ से हम भागने की कोशिश करते हैं और किसी अच्छी जगह दूसरी जगह को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए इकोनॉमिक कंडीशन के फोकस के साथ साथ नॉन इकोनॉमिक कंडीशन पे भी फोकस करना ज़रूरी है। मीन्स प्रॉपर अच्छा एनवायरनमेंट देना, बहुत ज़्यादा अगर आप उनको डोमिनेट करोगे प्लस उनको हमेशा डर बने रहेगा या उनको अच्छा साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा तो कंटिन्यू वो आपके साथ काम करने के लिए मोटिवेट नहीं होंगे। अरेंजमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, प्रॉपर कम्युनिकेशन डेवलप करना जिससे कि प्रॉपर हर एक इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली मिले और कोई बात बहुत बड़ी होने से पहले ही आप उसको प्रॉपर वे पे क्या कर सकें, सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट है जो डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय को ये भरोसा होना चाहिए कि मैं यहाँ अगर कंटिन्यू काम कर रहा हूँ तो कंटिन्यू मेरी सैलरी इंक्रीज़ होगी या कुछ समय बाद मुझे नया पोस्ट मिलेगा, अच्छा कंडीशन मिलेगा और यहाँ से मेरा कंटिन्यू क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, मुझे यहाँ पे कंटिन्यू काम करने में कोई नुकसान नहीं होगा, ये उसमें भरोसा होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन एज अ सोशल सिस्टम। ऑर्गेनाइजेशन एज अ सोशल सिस्टम मीन्स सब ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग आए हैं वो कहाँ से आए हैं, सोसाइटी से आए हैं, वो सोसाइटी के सिस्टम को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही वो यहाँ पे भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में भी बिहेव करते हैं। तो उस चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है।
फिर नेक्स्ट है फंडामेंटल रिसोर्सेज। फंडामेंटल रिसोर्सेज मीन्स जो भी वर्कर हैं उनको आपको प्रॉपर हैंडल करना आना चाहिए। मीन्स किस तरह से आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह से आप उनको गलत काम से रोक सकते हैं और ख़ुद किस तरह से गलत कामों को प्रॉपर ना होने दें और कैसे सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप सारे काम को आप करा सकें। ये आपके क्या होने चाहिए, फंडामेंटल रिस्पॉन्सेस होने चाहिए। ये सारी चीज़ों के बारे में हमें किसने बताया, मेयो ने बताया। ठीक है, इसमें उन्होंने बिहेवियरल अप्रोच भी जोड़ा और उससे रिलेटेड कई चीज़ें बताई, जैसे कि सोशोलॉजी, एथ्रोपोलॉजी और साइकोलॉजी। इन सारी चीज़ों को एक साथ जोड़कर हमारे सामने क्या किया, प्रेजेंट किया कि इन सारी चीज़ों का सीधा असर किस पे होता है, जो वर्कर हैं या एम्प्लॉय हैं उन पे होता है। मीन्स जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनके पास दिमाग है, सोचने समझने सारी चीज़ें की कंडीशन है, तो आप उन्हें प्रॉपर कंट्रोल कैसे करेंगे, प्लस उनका नेचर कैसा है। अगर आप उनके साथ अच्छा करेंगे तो वो भी आपके साथ अच्छा करेंगे। मीन्स अगर आपका जो भी टारगेट है, जो भी अचीवमेंट है, उसके साथ अगर आप उनको जोड़ के लेके चलो तो वो आपके इस रिज़ल्ट को अचीव करने में मदद करेंगे। लेकिन उल्टा आप उनसे गलत बिहेव करेंगे, सही प्रॉपर वे पे कंटिन्यू आप उनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो कंटिन्यू आपके साथ अच्छे से जुड़ के काम नहीं कर पाएंगे। तो इन सारी चीज़ों पे भी किसने फोकस किया, मेयो ने फोकस किया। स्कोप ऑफ बिहेवियरल अप्रोच। बिहेवियरल अप्रोच के कौन कौन से स्कोप हैं, जैसे अभी बताइए सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी मीन्स सारे जो वर्कर हैं या एम्प्लॉय हैं जो किसी भी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, कहीं भी काम करते हैं, सब कहाँ से आए हैं, सोसाइटी के अलग अलग हिस्से से आए हैं, तो उसे हमें ध्यान में रखना है। फिर एंथ्रोपोलॉजी मीन्स मानव विज्ञान। हर इंसान का नेचर एक जैसा नहीं होता है, हर किसी के काम करने का तरीका एक जैसा नहीं होता है, हर किसी का दिमाग एक जैसा नहीं होता है, हर किसी का शरीर यानी फिज़िकल कंडीशन भी एक जैसी नहीं होती। तो जब भी आप उनको काम का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो इन सारी चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना होता है। मनोविज्ञान, साइकोलॉजी भी मेन है। इतने वर्कर हैं, सबके साइकोलॉजी क्या है, अलग अलग है, सबके काम करने का मोटिव अलग अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग उनको प्रॉपर वे पे क्या करना, हैंडल करना। अब है इम्पॉर्टेंस ऑफ बिहेवियरल अप्रोच। बिहेवियरल अप्रोच के क्या क्या इम्पॉर्टेंस हैं। पहला, ये सपोर्ट करता है ह्यूमन नेचर को समझने में, ह्यूमन बिहेवियर को समझने में, जो वर्कर हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करने में, और हम अगर कंटिन्यू उनसे कम्युनिकेट करते हैं तो हमको पता चलता है कि उनकी ज़रूरतें क्या क्या हैं, और उसके अकॉर्डिंग जब हम उनकी ज़रूरतें एक लिमिट में पूरी करते जाते हैं और जो वर्कर हैं उनको सेटिस्फेक्शन होते जाता है कि हाँ हमारी जो ज़रूरतें हैं वो धीरे धीरे ही सही यहाँ पे पूरी हो रही हैं, तो वो आपके साथ जुड़कर अच्छे से काम करेंगे। फिर नेक्स्ट है ग्रुप का एनालिसिस करना कि पर्टिकुलर ग्रुप है तो ग्रुप में सारे लोग एक जैसा काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक जिस पे बर्डन आ रहा है पूरा बर्डन आ जा रहा है और दूसरा जो आराम कर रहा है वो आराम से ही बैठा है। इन सारी चीज़ों का एनालिसिस करना भी ज़रूरी है। ये सब हमको किसने बताया, मेयो ने बताया। ये कौन सी कंडीशन थी, थर्ड कंडीशन थी। अब हम पढ़ेंगे फोर्थ कंडीशन, मॉडर्न थॉट ऑफ अप्रोचेस। मॉडर्न कंडीशन मीन्स अभी की कंडीशन। अभी की कंडीशंस को मेनली दो पार्ट में बांटा गया है। इसमें फर्स्ट कंडीशन है सिस्टम, थॉट और अप्रोच। सिस्टम, थॉट और अप्रोच में मेन फोकस किया गया है कि आपका सिस्टम कैसा हो। मीन्स सिस्टम पे ही सारी चीज़ें फोकस करती हैं। आप किस तरह से सिस्टम को बांटते हो, डिवाइड करते हो, जैसे कि यहाँ पिक्चर में दिया है, इनपुट का क्या क्या सिस्टम होगा, प्रोसेस का क्या सिस्टम होगा, आउटपुट क्या होगा, ये फिर इन सारे डिपार्टमेंट का फीडबैक लेना, फिर बाहर के इन्वायरमेंट के जो रिज़ल्ट हैं उनका भी फीडबैक लेना और उसके अकॉर्डिंग क्या करना, सारी चीज़ों को कंट्रोल करना। तो ये सारी चीज़ों का एनालिसिस हम किस में करते हैं, सिस्टम अप्रोच में। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक बताया है, जैसे कि फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या है सिस्टम अप्रोच का, मैनेजमेंट एज एन ओपन सिस्टम।
मैनेजमेंट कैसा है, ओपन सिस्टम है। मीन्स हम कितना भी इसे कहें कि क्लोज है, पर इनपुट का सिस्टम आपको बाहर से मिलता है, आउटपुट जो आप बाहर भेजते हो उसके लिए भी जो कंज्यूमर है वो आपका बाहर का है। तो आप कितना भी अपना सिस्टम क्लोज कर लो, टोटली उसको क्लोज़ करना पॉसिबल नहीं है और उसका कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट पड़ता है, और उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी प्लानिंग और सारी चीज़ों को प्रिपेयर पहले से करके रखना है, क्योंकि इंटरनल सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में होती हैं पर एक्सटर्नल चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती। उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी सारी कंडीशंस चेंज करनी पड़ती हैं। सेकंड में है मैनेजमेंट एज अ सोशल टेक्निक सिस्टम। मैनेजमेंट कैसा है, सोशल टेक्निकल सिस्टम है। मीन्स ये काम करवाता है किससे, मैन, मटेरियल, कैपिटल, मशीन, इन सारी चीज़ों को एक साथ लेकर प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है और इन सब से मिलकर क्या करता है, सारा काम करता है। तो इन सारी चीज़ों का अलग अलग प्रोसेस है, अलग अलग इफ़ेक्ट है। इनको मेंटेन करना, प्रॉपर वे पे काम करना, और ख़ासकर किसको मेंटेन करना, ह्यूमन पावर को। फिर मैन मेड सिस्टम। मैन मेड सिस्टम मीन्स टोटली जो हमने मैनेजमेंट का सिस्टम बनाया वो कैसा है, मैन मेड है, प्लस उसको हम कितना कंट्रोल कर रहे हैं और जो प्लानिंग कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, इसका इफ़ेक्ट भी हमारे सिस्टम के रिज़ल्ट पर पड़ता है। मीन्स सिस्टम वैसा ही काम करेगा जैसा कि उसको कमांड किया जाएगा। कमांड प्रॉपर वे पे है तो काम प्रॉपर वे पे होगा, कमांड अगर ढीला होगा तो काम कभी भी सिस्टमेटिक नहीं होगा और आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, ढीला पड़ जाएगा। अडेप्टिव। अडेप्टिव मीन्स जो भी नई चीज़ें आती हैं उसको आप कितना अडेप्ट करते हैं, कितना उसको अडेप्ट करके उसके साथ चलने की कोशिश करते हैं। ये भी क्या होता है, आपके सिस्टम को प्रॉपर वे पे चलाने में सपोर्ट करता है। मल्टीपर्पस ओरिएंटेड। मल्टीपर्पस मीन्स आपका सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि अगर उसमें पहली वाली कंडीशंस सही तरीके से नहीं बैठती तो उसमें आप दूसरी कंडीशंस तुरंत क्या कर सको, अप्लाई कर सको। तो इस तरह के मल्टीपर्पस ओरिएंटेड होने पर आपका जो काम है वो ऐसा होगा, इजी वे पे होगा, क्योंकि कंडीशन कभी भी एक जैसी नहीं रहती है, कंटिन्यू उसमें चेंजेस होते रहते हैं। भले ही ये चेंजेस बहुत छोटे लेवल पे हों या थोड़े बड़े लेवल पे या बहुत बड़े लेवल पर। फिर मल्टी डिसिप्लिनियर मीन्स सिस्टम कैसा होना चाहिए जिसमें सारी चीज़ों पे फोकस किया जाए कि पर्टिकुलर इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, ह्यूमन, साइंटिफिक, उसमें साइकोलॉजिकल कंडीशन पे जो भी सारी चीज़ें हैं उसमें प्रॉपर एनालिसिस करते रहना, रिसर्च करते रहना और रिज़ल्ट को देखते रहना कि प्रॉपर हमने जो प्लानिंग की थी उसके अकॉर्डिंग ही हमको रिज़ल्ट मिल रहा है या कि नहीं। एडिटिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मीन्स जो भी कंडीशंस हैं उनको एक साथ जोड़ने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना, जिससे कि आप जो ऑब्जेक्टिव या गोल अचीव करना चाहते हैं उस गोल को क्या कर सकें, अचीव कर सकें। फिर इंटर रिलेट करना, किसको, फैक्टर्स और कंपोनेंट्स को। मीन्स ये सारी चीज़ें इस तरह से व्यवस्थित करना कि सारे काम स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर वे पे होते रहें और कहीं पे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, और लगे कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है तो उसका आपको पहले से ही कंडीशन पता चल जाना चाहिए, जिससे कि आप उसको तुरंत क्या कर सको, सॉल्व कर सको। लास्ट है फीडबैक लेना। जो भी कंडीशन है उससे रिलेटेड कंटिन्यू फीडबैक लेते रहना और इससे आपको पता चलता रहेगा कि सारा काम प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं। अगर प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है तो तुरंत आप उन चीज़ों को क्या कर सकते हो, आसानी से चेंज कर सकते हो। ये सब किसके अकॉर्डिंग था, सिस्टम के अकॉर्डिंग। अब इसी में सेकंड है कंटीजेंसी अप्रोच। कंटीजेंसी अप्रोच में जनरली हम किस पे एनालिसिस करते हैं, जो इन्वायरमेंट है वो, मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, टेक्निक, ठीक है, इन सब के आपस में कंबाइन करके
फिर एनालिसिस करते हैं कि प्रॉपर इससे हमको क्या रिज़ल्ट मिलेगा। पर्यावरण मीन्स एनवायरनमेंट, जिसका इफ़ेक्ट सीधा सीधा हमारे बिजनेस पे पड़ता है, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल। उसको आप कैसे हैंडल करते हो, उसके लिए मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या टेक्निक यूज़ करता है, उसके अकॉर्डिंग जब हम कंटीजेंट रिलेशनशिप बनाते हैं तो उसका हमको क्या रिज़ल्ट मिलता है। इसमें हम इन चीज़ों का क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। ठीक है, पहले वाले में क्या था, सिस्टम था। दूसरे में हम क्या कर रहे हैं, मैनेजमेंट और एनवायरनमेंट, ये दोनों के रिलेशन को क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। इससे हमको कंफर्म होता है कि प्रॉपर हमें किस तरीके से काम करना है और इसका रिज़ल्ट हमको